हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आपका दोस्त मैं अरविंद सिंह। दोस्तों, आज हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, तैयारी जब हम करते हैं तो तैयारी का मतलब होता है कि ये एक दिन का काम नहीं है। हमें अभी वक्त है अच्छे से। अभी आपका आर ओ और पीसीएस परीक्षा दोनों में काफ़ी वक्त है। तो क्यों ना हम एक अच्छी रणनीति के तौर पर अपनी परीक्षा के लिए एक पूरा शेड्यूल बनाएं, क्योंकि जब तक हम एक अच्छा शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक एक अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। तो हमें अभी से पूरा प्रयास करना है, सभी विषयों को अलग अलग तरीके से बांटना है और हमें देखने हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर हैं। उन चैप्टरों को आप प्लीज़ निकालिएगा, पढ़िएगा और इसके बाद उसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा। फिर नोट्स बनाने के बाद आप एक क्या करेंगे, पूरे अपने विषयों को अलग अलग से बांट लेंगे कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है। और उसके लिए एक टाइम टेबल को आप मतलब सेट करेंगे कि इस टाइम टेबल में हमें ये सब्जेक्ट को पूरा करना है, इस टाइम टेबल में हमें इस सब्जेक्ट को पूरना है। जब हम पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे, अब आप तैयारी करते हैं दोनों विषय के, दोनों मतलब परीक्षाओं की एक साथ, जैसे आर ओ और यूपीपीसीएस। अब आर ओ और यूपीपीसीएस में काफ़ी अंतर है। आप देखेंगे कि सब पहले तो आर ओ का पेपर है, तो आर ओ में आपके लिए हिंदी बहुत क्रूशियल रोल अदा करेगी, क्योंकि हिंदी 60 नंबर की आती है और 60 नंबर में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नियर अबाउट मेरे हिसाब से 50 प्लस आएंगे आपके नंबर। और यूपी पीसीएस में क्या होता है कि उसमें सी सेट है। अब उसमें सी सेट को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को क्या करा है कि बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब जीएस तो उनका बहुत अच्छा होता है, मगर सी सेट में क्या करते हैं कि अरे इसमें तो पास हो ही जाएंगे। अब कि मैंने देखा बहुत लोगों को फेल होते हुए, क्योंकि मेरे साथ में कई लोग ऐसे थे कि उनका जीएस में तो बहुत अच्छा था, किंतु वो सी सेट में अनक्वालिफाई हो गए, क्योंकि आपने बड़ा हल्के से लिया था। और कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों कि आप फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा करते हैं यानी जीएस फर्स्ट का, और आपका सी सेट नहीं होता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का आपको और ज़्यादा धक्का लगेगा, क्योंकि आप जीएस में तो बहुत अच्छा कर लिया। तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम आते हैं आर ओ की तरफ। अब आर ओ को आपको देखेंगे कि आर ओ का पेपर सदैव टफ आता है, क्योंकि आर ओ में मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं है। और मेंस भी उसका डिपेंड करता है कि अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आपको नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए इधर बहुत कंपटीशन है आर ओ में, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो उसमें ज़्यादा रास्ता बन जाता है अच्छा सा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को अभी से पढ़ना है, जिससे आपको मेंस में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ये देखना है कि इसका जब आप पी वाई क्यू देखेंगे तो इसमें बड़ ज्योग्राफी बहुत ही मुख्य रोल अदा करती है, क्योंकि बड़ ज्योग्राफी आप देखेंगे, सेंसस देखेंगे, और जो क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, तो आप उन पे बहुत ही अच्छे से दृष्टि बनाए रखें, उनका बार बार रिवीजन करें। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा आ जाएगा। साथ में मॉक टेस्ट लगाते ही जाइएगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मेरा ज्योग्राफी कितना अच्छा से डोमिनेंट हो पा रहा है, मेरा पॉलिटी कितना अच्छा डोमिनेंट हो पा रहा है, या मेरी साइंस कितनी अच्छी है। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, जैसे इकोनॉमी वगैरह है, इकोनॉमी के क्वेश्चन और आपके हिस्ट्री है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सेंसस को इसमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सेंसस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई कई बार। यूपी स्पेशल इसमें बहुत मुख्य भूमिका अदा करती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत होता जा रहा है। पहले हम देखते थे कि पोस्टें भी बहुत होती थी, कंपटीशन भी इतना नहीं था। अब लोग जागरूक हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसलिए, और इस तैयारी में क्या होता है दोस्तों, एक एक नंबर की लड़ाई है, क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन से या दो क्वेश्चन या एक नंबर या 2 नंबर से जब आप बाहर होंगे तो आपको इतना अफसोस होएगा कि आप सोचेंगे कि काश अगर थोड़ा सा हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता तो हमारा हो गया होता। जिस दिन रिजल्ट आता है आपको कई बार ऐसी मनोवृत्ति से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। जब पेपर होता है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम से पहले जो एक टेंशन होती है माइंड में, आप शायद उसका अनुमान जब करेंगे जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि पेपर से पहले होता है कि मैंने काश जो पढ़ा है कहीं उसमें कुछ छूट ना जाए। और जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारा एक अलग ही टेंशन होती है, क्योंकि हमको उस टेंशन से गुजरना पड़ता है। इसके बाद जब हम पेपर देते हैं वो टेंशन को महसूस करते हैं। इसके बाद पेपर हाल से जब निकल के आते हैं, हम देखते हैं कि हमारा पेपर कैसा हुआ, तो हमारे लिए फिर वो टेंशन होती है। फिर हम जब आंसर की आती है तो हम चेक करते हैं, एक टेंशन वो आती है। इसके बाद हमें उम्मीद होती है कि हमारा हो जाएगा। फिर 1 से 2 महीना जो होता है कि रिजल्ट अब आएगा, इतनी मेरिट जाएगी, उतनी मेरिट जाएगी। आप कई बार उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। जब रिजल्ट आता है हमारा 1 नंबर से कहीं रह जाता है तो दोस्तों बहुत दुख होता है।
ये सफ़र इसीलिए बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें अनिश्चितताएँ हैं। और हाँ, एक निश्चितता है, वो ये है कि हमारे हाथ में सिर्फ़ पढ़ना है। प्लीज़ आप बैठिए मत, आप देखिएगा गलती कहाँ से हुई है, गलती कहाँ पे हुई है, हम कहाँ पर अच्छे से पेपर नहीं कर पाए, कौन-सी चीज़ हमारी छूटी हैं। उन चीज़ों पे बार-बार जब आप करेंगे तो आपका इतना अच्छे से मतलब डोमिनेंट होगा सब्जेक्टों पे कि आप कहेंगे कि हाँ, अब की नहीं तो अब की मेरा हो जाएगा। आपके अंदर से निकलने लगेगा कि हाँ, अब मैं उस मतलब सफ़र पे आ गया हूँ कि अब मुझे ये कठिन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इसमें निराश नहीं होना है, लगे रहना है, अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि अगर स्ट्रेस लेंगे तो आउटपुट और अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि हम क्या होता है जब टेंशन में होते हैं तो और गलतियाँ करते हैं। ये एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम बहुत रणनीति का एग्ज़ाम है। इसमें मतलब ये नहीं कि आपने बहुत पढ़ाई करी है, मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपने ढाल लिया अपने लिए तो आपके लिए बहुत सुगम बन जाता है। तो ये है। बाकी दोस्तों, आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है। कहीं हीरा बेटा चल रहे हैं तो कहीं मतलब साहिल और मुस्कान ये चल रहे हैं। हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। फिर अगर हम देखते हैं कि राजनीति में देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में अभी एक मतलब एक आईएएस भ्रष्ट पाए गए हैं, जिन पर कमीशन-खोरी का मतलब बहुत बड़ा आरोप लगा है। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं और ये पूरे मतलब कम्युनिटी को कहीं न कहीं उसके लिए दोषी ठहरा देती हैं क्योंकि एक आईएएस की गलती करने से सब आईएएस भी गलत नहीं हो सकते हैं। हमारे समाज में भी कुछ लोग बहुत मिसाल पेश कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि दिल्ली की घटना में जब हम वहाँ जाते हैं, हमारे दमकल अधिकारी जाते हैं, देखते हैं कि उनके एक माननीय जज हैं हाई कोर्ट के, उनके यहाँ बोरियों से रुपया पाए जाते हैं। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि एक न्यायाधीश के पास इतना रुपया कैसे आ गया और वो क्या न्याय करते होंगे, उनसे हम क्या न्याय की उम्मीद करेंगे। ये हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हम किसको फॉलो करेंगे, हम किसको अपना आदर्श मानेंगे। एक न्यायपालिका में बैठा हुआ मतलब एक न्यायाधीश के यहाँ इतना पैसा पाया जाता है, तो ये तो बड़ा सोचने का मतलब विषय है। और हम इन चीज़ों के बारे में ऐसे सोचे मतलब उलझे रहते हैं कि यार ये, फिर हम देखते हैं कि अभी हमारे एक कॉमेडियन हैं कामरा, उन्होंने मतलब वो ऐसे स्टेटमेंट दे दिए हैं किसी सरकार के या नेता के विरुद्ध, तो वो मुद्दा चल रहा है। यानी कि हम जो एक्चुअल में हमारे देश की समस्याएं हैं उनके बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। इन चीज़ों में मतलब कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें इस तरह से चीज़ों को मत ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है कि हम एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। जब एक अच्छा नागरिक बनेंगे हम, तभी हमारा देश एक अच्छी दिशा में जाएगा, अच्छा देश कहलाएगा। हमने देखा है कि इंडिया ने भी अभी जल्दी में बहुत अच्छे से प्रगति करी है। अब ये कोई कहे कि इन सरकार में या उस सरकार में, इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ के अच्छे नागरिक होंगे, वो एक अच्छा देश बनेगा। आज के नागरिक बहुत जागरूक हैं। ऐसे ऐसे तो हमने देख लिया कि भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी भी थोड़े बहुत हैं। जैसे मान लो अभी एक नाम आता है छत्तीसगढ़ के शायद वो आईपीएस हैं अभिषेक पल्लव, और उनके साथ 4 साथी और पाए जाते हैं आईपीएस, जो कि एक बैट है कोई उसमें पाया जाता मतलब संलिप्तता होती है, उनके यहाँ सीबीआई जांच होती है। तो हमें इन चीज़ों से ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें क्या देखना है कि सुनीता विलियम्स जी जो वहाँ से आई हैं अंतरिक्ष से, उनकी क्या उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों से हमने क्या सीखा, भारत उससे क्या सीखेगा, हम इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कितना आगे जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हम सैटेलाइट मतलब अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत भी आज बहुत प्रगति कर रहा है और उसका एक ही मात्र कारण है। कोई ये कहे कि मतलब ये सरकार वो सरकार, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी और हमें क्या करना है, एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो बहुत ही मजबूत हो, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से। वहाँ के नागरिक मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कतई प्रभावित ना हों। हम सब लोग एक ही मानव की संतान हैं और हमें बहुत अच्छे से करना है। जब हम बहुत अच्छे से करेंगे, कुछ भी मतलब अपनी उपलब्धियाँ जब हमारी होंगी, तो उन उपलब्धियों को हम गिनाएँगे, उन उपलब्धियों के साथ हम जोड़ेंगे। क्योंकि अब एक देश नहीं रहे हैं, अब एक वैश्विक गाँव बन गए हैं। अगर अमेरिका में कोई घटना घटती है तो सीधा-सीधा भारत पे प्रभाव पड़ेगा। भारत में कोई घटना घटती है तो उसका जापान पे प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव रूस पे पड़ेगा। अब वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी समस्या, यूक्रेन का अगर युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन में जो समस्या थी तो उसका भारत पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। तो अब वैश्विक गाँव की संकल्पना हो गई है, सभी विश्व पूरा एक गाँव के रूप में है। इंटरनेट के जाल ने आज सबको एक दूसरे से जोड़ दिया है। आप कुछ अच्छा करते हैं तो पूरा मैसेज पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा जाएगा। अगर हमारी कोई कमियाँ होती हैं तो पूरी कमियों का असर हमारे कहीं न कहीं जीवन पे पड़ता है। और भारत ने अभी प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत अच्छी से वृद्धि करी है। हमारे यहाँ इंडेक्सों में कुछ नीचा मतलब रैंक रह रही है, जो एक सोचने वाली बात है। अभी थोड़ा हैप्पीनेस में भी हमने इंडेक्स में अच्छा सुधार करा है। तो प्लीज़ अपनी आने वाली जनरेशन से उनको बताइएगा कि हमारी उपलब्धियाँ क्या हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या सही है, क्या गलत है। हमारे पास पड़ोस में हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं, उनको मतलब इस चीज़ के बारे में बताइएगा
कि एक अच्छा देश अच्छे नागरिक से ही निर्माण होता है और छोटी छोटी घटनाओं से हमें प्रभावित नहीं होना है और अपने आसपास का वातावरण बहुत सुगमपूर्ण बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। हम जब अच्छे रहेंगे तो अच्छे ही हमें लोग अच्छे मिलेंगे और एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोबारा दोस्तों।